भारत इस वक्त एक ऐसी स्टेज में है कि उसका जो राइज है वो किसी भी पावर को पसंद नहीं है। जो सोना है वो हम इंपोर्ट करते हैं, जो हमारी मशीनरी है ज़्यादातर वो हम इंपोर्ट करते हैं, उसके पैसे हमें डॉलर में देने पड़ते हैं। भारत की पोजीशन इस समय क्या दिखती है सर? अगर आपके बेस में एक जैगवार का कंपोनेंट कम है, आपको वो बता देगा कि फलाने बेस पे वो सरप्लस है। भारतीय वायुसेना के पास यूक्रेनियन इक्विपमेंट भी था और रशियन इक्विपमेंट भी था। जेट इंजन है, ये सबसे कॉम्प्लेक्स चीज़ है आपके व्यूअर्स के लिए। इट इज़ मोर कॉम्प्लेक्स देन मेकिंग ए रॉकेट इंजन। कम से कम 25 से 30 साल लगते हैं। DRDO काफ़ी हद तक कोशिश कर रही है एक गैप भरने के लिए। अगर आप मेरे से पूछें कि कोशिश जारी है, मैं बोलूँगा हाँ, बट हैव वी रीच्ड देयर? बॉल पॉइंट के बॉल की जो मैन्युफैक्चरिंग है वो भारत में नहीं है। पिछले साल प्रधानमंत्री ने लाल किले से ये बोला कि भारत सुदर्शन चक्र बना रहा है। बोथ अमेरिकन्स एंड इजरायलीज हैव ए लेयर्ड डिफेंस, चाहे वो थार्ड से हों, चाहे वो पैट्रियट मिसाइल्स हों। धरती की सतह के ऊपर अगर कुछ भी रहेगा तो सैटेलाइट्स पकड़ लेंगी, और हमारी एयरफोर्स इतनी स्ट्रांग है नहीं। अमेरिका ने अपने B-2 बॉम्बर्स एरिजोना से लेके आए और नतान्स, इस्फान, इनके जो न्यूक्लियर बेसिस हैं ईरान के, उसके ऊपर अटैक किया। ईरान ने क्या किया है, ईरान ने 200, 300, 400 और कई जगह 500 मीटर धरती के नीचे शहर बना लिए हैं। ईरान को टेबल पे बुला रहे हैं। तो ये जो चीज़ है इसमें हमारे लिए बहुत सबक है। नमस्कार, मैं हूं श्वेता रंजन और आप देख रहे हैं स्पॉटलाइट विद श्वेता। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत जिनका नाम भारतीय वायुसेना की रणनीतिक सोच, अनुशासन और अदम्य नेतृत्व का पर्याय है। 4 दशकों से अधिक के शानदार सैन्य जीवन में इन्होंने न सिर्फ आसमान की ऊंचाइयों को छुआ, बल्कि देश की सुरक्षा को नई मजबूती भी दी। भारतीय वायुसेना के पूर्व वरिष्ठ अधिकारी, रक्षा और रणनीतिक मामलों के गहरे जानकार और लाखों युवाओं के लिए प्रेरणा। आज हमारे साथ हैं एयर मार्शल संजीव कपूर सर। तो सर, आपका स्वागत करना चाहूंगी स्पॉटलाइट पे श्वेता में। थैंक यू वेरी मच श्वेता। सर, आप जैसा अगर कोई हमारे कार्यक्रम में मौजूद हो तो सवाल तो बहुत सारे उठते हैं जहन में। सेना में कैसे जाएं, क्या करें, देश के लिए क्या करें, यंग जनरेशन्स के लिए क्या करें, लेकिन एक एक करके हम बढ़ेंगे। शुरुआत हम करते हैं, चूँकि मौजूदा जो हम सिनेरियो देख रहे हैं विश्व पटल पर, यूक्रेन, रशिया, ईरान, इजराइल, अमेरिका, बहुत ऐसे तमाम देश हैं जो कहीं ना कहीं युद्ध जैसी स्थिति में इन्वॉल्व है या युद्ध में इन्वॉल्व है। भारत की पोजीशन इस समय क्या दिखती है सर? भारत इस वक्त एक ऐसी स्टेज में है कि उसका जो राइज है वो किसी भी पावर को पसंद नहीं है। ओके। टेबल पे जब सीट्स लिमिटेड होती हैं और उसके कंटेस्टेंट्स ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो हर किसी को जगह खाली करने के लिए थोड़ी परेशानी होती है। भारत के अगर आप पास में देखिए, नेबरहुड, आई विल बिगिन आंसरिंग योर क्वेश्चन फ्रॉम आवर नेबरहुड। अगर आप हमारे सारे नेबरहुड के कंट्रीज देखिए तो पिछले 3 साल में, 4 साल में हर जगह उथल पुथल हुई। पाकिस्तान में इमरान खान की सरकार गई एंड वहाँ टर्मोइल हुआ, उसके बाद पपेट गवर्नमेंट शहबाज शरीफ की लाई गई है। श्रीलंका में अनरेस्ट हुआ, गोताबाया राजपक्षे गए, एक कम्युनिस्ट प्रवृत्ति की सरकार आई। मालदीव में उथल पुथल हुई और मजीजों की सरकार हुई। बांग्लादेश में शेख हसीना गई, उधर में नेपाल, म्यांमार, नेपाल में देख लीजिए, म्यांमार में अनरेस्ट हुआ, वहाँ पे मिलिट्री जनता आ गई। ठीक है। और नेपाल में जेन जी ने प्रोटेस्ट किए क्योंकि उनकी सोशल मीडिया बैन हुआ था। उसके बाद अभी उनके जेन जी लेड ड्रिवन प्रधानमंत्री बने हैं। तो अगर एक बड़ा देश जिसके सराउंडिंग में ही आप अनरेस्ट रखेंगे, उसकी सारी एनर्जी अपनी नेबरहुड को गार्ड, प्रोटेक्ट और साथ लेके चलने में निकल जाएगी। उसकी जो क्षमता है दूर पहुंचने की, इन्फ्लुएंस करने की, एक स्टेप वो नीचे हो जाएगी मेरी समझ। दूसरा, भारत इस वक्त एक सबसे बड़ी मार्केट है। इंडिया हैज़ गॉट द हाईएस्ट नंबर ऑफ इंग्लिश स्पीकिंग पीपल इन द वर्ल्ड।
India has got the highest number of English speaking people in the world, with the largest market, with the maximum youth, workable youth. जो वर्कफोर्स है, अगर आप दुनिया की कहीं पे भी देखें तो इस वक्त भारत की वर्किंग स्ट्रेंथ है। और कंट्रीज में वर्किंग पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही है, बिल्कुल। हमारे यहाँ पे सरप्लस है। वेल ट्रेंड हैं, दे आर एजुकेटेड, दे आर विलिंग टू वर्क, दे कैन स्पीक इंग्लिश एंड दे आर एम्प्लॉयबल। तो ये जो चीज़ है, हार्ड वर्किंग, ये हार्ड वर्किंग। तो ये जो अब टॉप कंपनी देख लीजिए दुनिया की, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, IBM, एडोबी, ये पेप्सी, जितनी टॉप कंपनीज हैं उसके CEOs इंडियन ओरिजिन के हैं। तो नासा साइंटिस्ट इंडियन ओरिजिन के हैं, डॉक्टर्स इंडियन ओरिजिन के हैं, टॉप इकोनॉमिस्ट इंडियन ओरिजिन के हैं। तो भारतीय जहाँ पे भी जाते हैं दुनिया में, कहीं पे भी अपनी एक अलग मार्क बनाते हैं दिल्ली। सो एवरीबडी हार्ट ऑफ हार्ट लाइक्स इंडियंस, बट दे डोंट लाइक इंडिया ग्रोइंग, बिकॉज हम एक ऐसी शक्ति बनेंगे। और इतिहास आपके माध्यम से बच्चों के लिए जो देख रहे हैं प्रोग्राम, पिछले 3,500 साल की अगर आप हिस्ट्री निकालें, उसमें 80% टाइम इंडिया हैज़ लेड द वर्ल्ड। India has led the world in last 3,500 years for nearly 80% of the duration. It is just that 1500 सदी के आसपास इन्वेजन स्टार्ट हुए, 1800 के आसपास ये ईस्ट इंडिया कंपनी आई और ब्रिटिशर्स ने राज किया। बट अनफॉर्चुनेटली जो हमारे को हिस्ट्री में पढ़ाया जाता है वो ये इसी पीरियड का पढ़ाया जाता है, जिसमें ये बताया जाए हम एक बच्चे के मानसिक उसमें कि यू आर नो गुड, यू आर ऑलवेज रूल्ड। एंड हमारी जो नालंदा, तक्षशिला, उज्जैन, ये यूनिवर्सिटीज़ हैं, यहाँ पे लोगों सालों साल सफ़र करके 100 देशों के लोग यहाँ पढ़ने आते थे। जितने ये देश ऐसा है जहाँ पे 4 रिलीजन ओरिजिनेट हुए हैं, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, सिखिज़्म, ऑफ कोर्स हिंदुज़्म। तो ये जो भारत की धरती है, इसका इन्फ्लुएंस तुर्की से लेके, और सबसे बड़ा मंदिर जो है हिंदुओं का वो कंबोडिया में है। बिल्कुल। तो ये हमारी इन्फ्लुएंस थी। अब ये आपके स्पेसिफिक क्वेश्चन पे आते हैं, जो ये युद्ध चल रहा है, इससे क्या हो गया है कि भारत ने कई सबक लिए हैं बहुत ज़रूरी। उसमें ये है कि हमारे को अपने आप से आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा, और आपकी ऑप सिंदूर की पहली एनिवर्सरी है। एंड ये जो सबक 1 साल हो गया हमारी अपनी कॉन्फ्लिक्ट को लेके, उससे सबसे उभर के निकला है कि हमारे को प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करना पड़ेगा, हमारे को क्वांटम एंड स्पेस में काम करना पड़ेगा, हमारे को साइबर पे काम करना पड़ेगा, हमारे को मिसाइल्स पे काम करना पड़ेगा, हमें ड्रोन्स पे काम करना पड़ेगा, हमें नेटवर्किंग पे काम करना पड़ेगा, हमारे को कम्युनिकेशन पे काम करना पड़ेगा। ये इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज है भारत के पास। और हम एज फार एज एयरफोर्स इज कंसर्न, हमारे पास अपना एरो इंजन भी नहीं है भारत के पास, हम हर चीज़ इंपोर्ट के डिपेंडेंट हैं। तो ये भारत के लिए इस वक्त चुनौती है कि हर तरफ से अनरेस्ट है, हमारी अपनी जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है वो उतना आउटपुट नहीं दे पा रही, प्राइवेट इंडस्ट्री सिर्फ सर्विस सेक्टर में है, मैन्युफैक्चरिंग में नहीं है, और हमारे को इस सब से ऊपर उठना है। रुपी डिवैल्यू हो रहा है, अभी 95 रुपये पार कर गया है, तो हमारे इंपोर्ट्स हमारे को महंगे हो रहे हैं। ऑयल एंड गैस हम इंपोर्ट करते हैं करीब 85%, हमारी 85% खपत जो ऑयल एंड गैस की है वो हम इंपोर्ट करते हैं। जो सोना है वो हम इंपोर्ट करते हैं, जो हमारी मशीनरी है ज़्यादातर वो हम इंपोर्ट करते हैं, उसके पैसे हमें डॉलर में देने पड़ते हैं। एयरफोर्स के नज़रिए से देखें सर, हाँ जी, क्योंकि आपका बैकग्राउंड वही है इसलिए मैं वहाँ पर आऊँगी। ये बहुत ही एक कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म है, आपने करीब 4 दशक दिए हैं एयरफोर्स में, वहाँ से लेकर यहाँ तक का जो सफ़र है ये एक ट्रांजिशन रहा मेजर, उसको आप कैसे देखते हैं सर? जब हम भारतीय वायुसेना में ज्वाइन किए थे, आई ज्वाइन नेशनल डिफेंस एकेडमी 1982, अब 82 से 44 साल बीत चुके हैं, मतलब 45वां साल चल रहा है, बहुत आगे निकल आए हैं हम। जो हमारी शिक्षा प्रणाली है, पहला मोबाइल फ़ोन मैंने हाथ में 2003 में पकड़ा था, आज से 23 साल पहले, और पहली बारी मैंने इंटरनेट सन 2000 में देखा। तो ऐसा नहीं था कि हमारे जीवन के करीब 35-40 साल के जीवन अच्छा नहीं गया था, पहले बहुत बढ़िया था, ना इंटरनेट था ना मोबाइल फ़ोन थे।
हम चिट्ठी लिखते थे। ये तो अराउंड 90s में ये PCOs वगैरह स्टार्ट हुए थे, जिसमें हाफ रेट 1/4 रेट पे जो कॉल्स, वो भी 90s की है। उससे पहले तो एक हाथ दूसरे पत्र लिखते थे। हाँ, धीरे धीरे जो ये चेंज आ रहा है, स्पेशली उस पीढ़ी में जो इंटरनेट के दौर में पले बड़े हैं और बड़े हुए हैं, उनको वो जो बेसिक मूल जो जीवन है और उसमें जो चेंज, एक तो मैं निजी तौर से बताऊंगा और एक वायुसेना के लिहाज से पहले हर चीज़ के लिए फिज़िकली हमारे को लेटर लिखना पड़ता था, फ़ोन करना पड़ता था, पूछना पड़ता था, परमिशन लेनी पड़ती थी। आजकल इतना इंटीग्रेट हो गया है कि आप एक मैसेज डालेंगे और ऑटोमेटिकली हर जगह पे पहुंच जाता है। अगर आपके बेस में कोई स्पेयर कम है, एक जहाज़ जैसे आप जैगवार ही उड़ा रहे हैं, तो अगर आपके बेस में एक जैगवार का कंपोनेंट कम है, आपको वो बता देगा कि फ़लाने बेस पे वो सरप्लस है और इस जगह से एक हवाई जहाज़ परसों आ रहा है गोरखपुर से होता हुआ, अगर आप चाहेंगे तो वो स्पेयर इससे आ सकता है। ये फ़र्क है। ये जो टेक्नोलॉजी को हमने गेनफुली यूटिलाइज किया है इन दी ग्रोथ ऑफ सिंदूर में भी आपने देखा होगा कि कारगिल से लेके सियाचिन से लेके और रन ऑफ कच्छ तक हमारे जितने सेंसर शूटर्स हैं, जितने रडार्स हैं, वो ISCC के साथ इंटीग्रेटेड थे। ऐसा नहीं था पहले, ह्यूमन बीइंग कैलकुलेशन करता था कि अगर पाकिस्तान की तरफ से अटैक आ रहा है, कौन सी मिसाइल फायर करेगी, कौन सी गन फायर करेगी। अब ये ह्यूमन डिसीजन लेगा, बट उसकी जो डिसीजन मेकिंग में उसकी जो टेक्नोलॉजी है वो हेल्प करेगी। तो ये मैं अंतर पाया हूँ। बहुत सारे सवाल मन में उठ रहे हैं सर, लेकिन चूंकि हमने जिक्र कर दिया है ऑपरेशन सिंदूर का और 1 साल पूरा हुआ है ऑपरेशन सिंदूर का, तो मैं ये चाहूँगी कि आप उस पर मुझे बताएं कि वो 1 साल पहले जब ऑपरेशन सिंदूर किया गया, S-400 का इस्तेमाल हुआ, क्या भारत अब उस तकनीकी स्तर पर पहुंच चुका है कि हमें कोई रशियन एयरक्राफ्ट, रशियन डिवाइसेस, रशियन सिस्टम का इस्तेमाल ना करके हम अपने आप अपने पैरों पर खड़े हो सके? एम यही है जो आप कह रहे हैं। भारत का एम यही है कि हम अपनी बनाई हुई चीज़ों, अभी जैसे रशिया यूक्रेन युद्ध हो रहा है, तो जिस कंट्रीज़ हमारे पास इस रशिया यूक्रेन युद्ध जो कि अभी 4.25 साल से चल रहा है, हमारे पास भारतीय वायुसेना के पास यूक्रेनियन इक्विपमेंट भी था और रशियन इक्विपमेंट भी था। और अभी जब से युद्ध स्टार्ट हुआ है, हमारे को ये परेशानी आ रही है क्योंकि उन देशों से सप्लाईज उस रेट पे आ नहीं रही, क्योंकि वो जो भी बना रहे हैं वो पहले अपने लिए यूज़ करेंगे, अपने एंड बाद में एक्सपोर्ट करेंगे। तो कल को अगर युद्ध लगता है और हमारे पास सारे इक्विपमेंट ग्लोबली अलग अलग देशों से हैं, क्या गारंटी है कि वो हमारे को टाइम से वो चीज़ें मिल पाएंगी, कर पाएंगे? दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन। ये जो जेट इंजन है, ये सबसे कॉम्प्लेक्स चीज़ है आपके व्यूअर्स के लिए। इट इज़ मोर कॉम्प्लेक्स देन मेकिंग अ रॉकेट इंजन। जो हवाई जहाज़ का जो इंजन है उसका बनाना कम से कम 25 से 30 साल लगते हैं, करोड़ों रुपए लगते हैं रिसर्च में। उसके अंदर जो मेटलर्जी यूज़ होती है, अगर आप विजुलाइज करें, आपके हस्बैंड भी पायलट हैं, अगर आप विजुलाइज करें कि एक जेट इंजन जो घूम रहा है उसके अंदर जो मेटल है वो 15 से 20 हज़ार रोटेशंस पर मिनट पे 1200 डिग्री में काम कर रहा है। तापमान उसके अंदर 1200 है, उसको हवा को लेना है, उसको कंप्रेस करना है। इट्स लाइक अ प्रेशर कुकर। मतलब आप हवा में एक पायलट, मिलिट्री पायलट 2 इंजन के जेट के ऊपर जब बैठा है तो वो 2 प्रेशर कुकर्स के ऊपर बैठा हुआ है। उसके अंदर इतना प्रेशर है उस इंजन के अंदर, वो इतनी, और हर चीज़ जहाज़ में इंजन से ली जाती है। वो एग्जॉस्ट देगा इंजन, उसी से पूरी थ्रस्ट होगी, उसी से टैपिंग लेके एयर कंडीशनिंग, ऑक्सीजन, प्रेशराइजेशन, हर चीज़, लाइटिंग, इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स, न्यूमेटिक सिस्टम्स, सब चीज़ इंजन से काम करते हैं। अगर आप इंजन ही नहीं बना पा रहे हो तो, और अगर जैसे हमने अभी देखा LCA Mark 1A, Mark 2, MCA के लिए हमने जी जो अमेरिकन कंपनी है जिससे कॉन्ट्रैक्ट किया है, अब हम उन्हीं की प्रतीक्षा में बैठे हैं कि वो कब हमारे को ये देंगे। तो ये जो डिपेंडेंसी है
ये आपको अब जहाज HAL ने एयरफ्रेम बना के रखे हुए हैं, उसके इंजन नहीं है। तो ये जो सबक है भारत को बहुत कठिन तरीके से मिल रहा है। ऑन वन हैंड हमारे MiG-21 फेज आउट हो गए हैं, जिसको LCAs ने रिप्लेस करना था, और दी अदर हैंड जैगुआर्स, मिराजेस, MiG-29 पुराने हो गए, वो जा रहे हैं। AN-32 IL-76 40 साल से ऊपर हो गए हैं, वो जाने की कगार पे हैं। ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट नहीं आ रहे हैं, हेलीकॉप्टर्स पुराने हो चुके हैं, उसकी रिप्लेसमेंट नहीं आ रही हैं। जो HAL प्रोडक्ट बना रहा है उसके अंदर बहुत सारी खामियां हैं, क्योंकि HAL भी बाहर से चीज़ें इंपोर्ट करके उसको मिक्स एंड मैच करके, एंड धीरे धीरे इंडिजिनस कंपोनेंट बढ़ रहा है, बट एक्चुअली जो की कंपोनेंट्स हैं वो हम अभी भी इंपोर्ट कर रहे हैं। इन्हें जेट इंजन के अलावा इजेक्शन सीट हो गई, रडार्स हो गए, एवियोनिक्स हो गए, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर इक्विपमेंट हो गया, जो की मिसाइल्स हैं, ये अभी भी हम इंपोर्ट कर रहे हैं। तो ये जो क्षमता है भारत की, ये हमारी DRDO काफ़ी हद तक कोशिश कर रही है एक गैप भरने के लिए। अगर आप मेरे से पूछें कि कोशिश जारी है, मैं बोलूँगा हाँ, बट हैव वी रीच देयर, मैं बोलूँगा नहीं, क्योंकि देयर इज़ ए वाइड गैप, टाइमली डिलीवरी नहीं हो रही, क्योंकि ना तो हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग की टेक्नोलॉजी है। भारत में अभी भी एक कार का कार्बोरेटर का जेट अभी भी हम इंपोर्ट करते हैं, हम नहीं बना सकते। तो बस बिल्कुल हम वही कर रहे हैं कि हम असेंबल कर रहे हैं, अभी असेंबल कर रहे हैं। जो फाइन मैन्युफैक्चरिंग है, जो नैनोमेट्रिक मैन्युफैक्चरिंग है, जो रोबोटिक मैन्युफैक्चरिंग है, बॉल पॉइंट के बॉल की जो मैन्युफैक्चरिंग है, वो भारत में नहीं है। तो सर आपने कहा कि आपने 1982 में आपने ज्वाइन किया, और मुझे लगता है कि 95 में, इफ आई एम करेक्ट, वो पुरुलिया हुआ। हाँ जी, हाँ, और वो एक वेकअप कॉल था फॉर इंडियन एयरफोर्स कि उसके बाद से हमें समझ जाना चाहिए था कि हमारे आसमान के ऊपर कोई उड़ के और बारिश कर सकता है हथियारों की। हाँ, सो उसके बाद क्या मेजर वाज इट चेंजेस उसके बाद आए? अभी आप देखें तो पिछले साल प्रधानमंत्री ने लाल किले से ये बोला कि भारत सुदर्शन चक्र बना रहा है। बिल्कुल, इट इज़ ये एग्जैक्टली आपके क्वेश्चन को आंसर करता है कि हमारी लेयर्ड एयर डिफेंस चाहिए। जब इजराइल और ईरान युद्ध में बोथ अमेरिकन्स एंड इजराइलीज हैव अ लेयर्ड डिफेंस, चाहे वो थार्ड से हों, चाहे वो पैट्रियट मिसाइल्स हों, चाहे वो इनके स्लिंग हो, चाहे वो एरो हो, ये सारा जो एयर डिफेंस इक्विपमेंट लगाया है, ये एनिमी से साइड से अगर कुछ भी आ रहा है, चाहे वो उनकी ड्रोन आ रहे हैं, चाहे मिसाइल आ रहे हैं, चाहे क्रूज मिसाइल आ रहे हैं, चाहे बैलिस्टिक मिसाइल आ रहे हैं, कुछ भी चीज़ आ रही है, उसको टाइमली डिटेक्ट करके और टारगेट पे आने से पहले उसको ध्वस्त करती है। बट अब क्या हो रहा है कि ईरान ने यूक्रेन रशिया युद्ध से बहुत अच्छा सबक लिखा। उसने ये सबक लिया कि ये जो चीज़ें यूज़ कर रहे हैं ये बहुत महंगी हैं। ये करीब 1-2 मिलियन 3 मिलियन डॉलर की एक पैट्रियट मिसाइल है, टॉमाहॉक क्रूज मिसाइल इतनी महंगी है, और इनके जो ड्रोन्स हैं शाहिद 131 130, हाँ, वो 25-30 हज़ार डॉलर का एक है। तो ये भारी नंबर्स में ये भेजते हैं। अब उसको नलीफाई करने के लिए वो मिसाइल्स फायर करते हैं। मिसाइल्स का जो स्टॉक पाइल है अमेरिका का और इजराइल का, वो ख़त्म होता जा रहा है। जो नेटो कंट्रीज़ हैं वो काफ़ी हद तक अपने इक्विपमेंट ऑलरेडी यूक्रेन को दे चुके हैं। अमेरिकन ऑलरेडी काफ़ी अपना इक्विपमेंट यूक्रेन को दे चुका है। तो इनको अभी ये जो युद्ध विराम लिया है, ये मेरी समझ से कई फैक्टर्स हैं, और उसमें से एक जो फैक्टर है ये रीग्रुप, रीऑर्गेनाइज एंड अपने जो हथियारों का जजीरा है उसको रिकैलिब्रेट करके फिर नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन लेने के लिए है। तो ईरान आप देखिए पिछले 20 साल में ये सबक पहले ही ले चुका था। जितनी मैन्युफैक्चरिंग है, चाहे वो ड्रोन्स की हो, चाहे वो मिसाइल्स की हो, ईरान अपने अंडरग्राउंड प्लेसेस में कर रहा है। ईरान ने इराक युद्ध के बाद ये रियलाइज़ किया, स्पेशली गल्फ़ वॉर के बाद रियलाइज़ किया कि धरती की सतह के ऊपर अगर कुछ भी रहेगा तो सैटेलाइट्स पकड़ लेंगी, और हमारी एयरफोर्स इतनी स्ट्रांग है नहीं, तो ना तो हम एयर से डिफेंड कर पाएंगे। तो उन्होंने उसका एक काउंटर निकाला कि हम धरती के नीचे ही सब कुछ रखेंगे ताकि कुछ भी ऊपर से डिटेक्ट ना कर पाए। तो अगर आपको ध्यान हो तो पिछले साल जून 2025 में अमेरिका ने अपने B-2 बॉम्बर्स एरिजोना से लेके आए और नतान्स, इस्फान, इनके जो न्यूक्लियर बेसिस हैं ईरान के, उसके ऊपर अटैक किया।
वो जो बॉम्ब है GBU-57 जो दुनिया का सबसे हैवी कंक्रीट बस्टर माना जाता है, उसकी जो मैक्स डेप्थ है, जो धरती के नीचे वो कंक्रीट जा सकता है, वो करीब 200 फीट है, विच इज अराउंड 60 मीटर्स। तो 60 मीटर नीचे तक धरती के अगर आपने कुछ भी रखा है उसको वो बॉम्ब तोड़ सकता है। बट ईरान ने क्या किया है, ईरान ने 200, 300, 400 और कई जगह 500 मीटर धरती के नीचे शहर बना लिए हैं, हाईवेज बना लिए हैं, फैक्ट्रीज बना ली हैं। अगर आप गूगल करें मिसाइल सिटी, आप गूगल मैप्स पे ईरान के ऊपर जाके मिसाइल सिटी टाइप करेंगे तो आपको दिखा जाएगा कि उनके पहाड़ों के अंदर ईरान के करीब 2-2, 3-3 किलोमीटर लंबी ऐसी पट्टियां हैं जिसके 10 से 12 मुंह हैं अलग अलग जगह। तो वो आपको सैटेलाइट इमेजरी से दिख रहा है। इनके ये सारे मिसाइल लॉन्चर्स की जगह है, वहाँ ये इंटरकनेक्टेड हैं। अगर आप अटैक भी करेंगे तो एक को ध्वस्त करेंगे, वो दूसरी जगह से निकलेंगे, दूसरी जगह अटैक करेंगे तो तीसरी जगह निकलेंगे, और वो इतनी नीचे एम्बेडेड हैं कि कोई आपका हथियार वहाँ तक पहुँच नहीं सकता। इनकी जो यूरेनियम एनरिचमेंट की फैसिलिटीज़ हैं वो धरती से करीब 150-200 मीटर नीचे हैं। तो आप जितना मर्जी ऊपर से पाउंड करते रहिए, इनका जो एनरिच्ड यूरेनियम है या इनका जो मेन हथियार बनाने के जो क्षमता है वो नहीं ज़्यादा डैमेज हुई। तो ये जो सोची साची इन्होंने जो रणनीति दवाई, उसी के कारण आप देखिए कि ये 8 अप्रैल के बाद से आज करीब महीना होने वाला है, ये स्टेलमेट रुका हुआ है। नहीं तो दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति और मोस्ट टेक कंट्री इजराइल एंड यूएस 8 अप्रैल से युद्ध विराम करके रुके हुए हैं और ईरान को टेबल पे बुला रहे हैं। तो ये जो चीज़ है इसमें हमारे लिए बहुत सबक है कि हमें जो ये युद्ध हुआ है इससे हमें क्या क्या चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, हमारे लिए इसमें क्या सबक हैं, ये सारी चीज़ें मेरी समझ से। बट मुझे तो लगता है आपकी बातें सुन के मुझे ऐसा लग रहा है सर जैसे कि वॉरफेयर बिल्कुल बदल गया, बहुत बदल। इवन ऑपरेशन सिंदूर में हमने इसको देखा बट उस स्तर पे नहीं देखा। मतलब अब आप जहां बैठे हैं मैन टू मैन फाइट नहीं है। अभी धीरे धीरे अगर आप नोट करें तो चीन में 1 चाइल्ड पॉलिसी थी, तो उनके 2 ग्रैंड पेरेंट्स, नाना नानी दादा दादी के बीच में एक ही ग्रैंड चाइल्ड है, क्योंकि 1 चाइल्ड पॉलिसी है। वो जो आज यंगस्टर्स हैं चाइना में, वो कोई भी फैमिली उनको खोना नहीं चाहेगी। तो इसलिए वो भी अगर आप देखें तो डर रहे हैं अपने ट्रूप्स को बॉर्डर पे भेजने के। सो चाइना हैज़ ऑल्सो रियलाइज के 1979 के बाद चाइना ने कोई युद्ध नहीं किया। चाइनी जो गलवान हुआ 2020 में, उसमें भारतीयों ने उनके करीब 50 से 60 चाइनीज़ को उठा के नदी में फेंक दिया। उन्होंने ऑफिशियली 4 क्लेम किए हैं, बट अनऑफिशियल सोर्सेज से पता चला कि भारत के 20 जवान शहीद हुए और चाइना के करीब 60, 70, 80 लोग गए। वो इस चीज़ को अच्छे से समझते हैं। अब वो क्या कर रहे हैं चाइनीज़, दे आर इवॉल्विंग ऑन टेक्नोलॉजी। वो रॉकेट फोर्स बना रहे हैं। चाइनीज फेस ऑफ तो हुआ ना सर, जैसे पाकिस्तान में देख लीजिए, वेनेजुएला में देख लीजिए, वो एक तरह से फेस ऑफ है। उन्होंने सिर्फ अपने इक्विपमेंट दिए हैं। ऑप सिंदूर जैसे आपने पूछा, वाज द फर्स्ट टाइम एवर इन एनी कॉन्फ्लिक्ट, एक्चुअल कॉन्फ्लिक्ट में, जहाँ चाइनीज इक्विपमेंट टेस्ट हुए, चाहे वो HQ-9 हो, चाहे उनके HQ-16 हो, चाहे उनकी एयर टू एयर मिसाइल जो PL-15, चाहे PL-10, उनके JF-17 फाइटर, जो भी हैं चाइनीज़ इक्विपमेंट हैं, वो फर्स्ट टाइम किसी कॉन्फ्लिक्ट में यूज़ हुए। कुछ चीज़ें अच्छे काम की, कुछ चीज़ें अच्छी काम नहीं की हैं। तो ये सबक है चाइनीज़ के लिए। एंड अगर आप अभी देखें तो चाइनीज़ आर हेविली इन्वेस्टिंग इनटू रोबोटिक्स। वो ऐसे डॉग्स बना रहे हैं, ऐसे म्यूल्स बना रहे हैं जो पहाड़ों पे लोड कैरी कर सकें। वो रोबोस को अभी शंघाई और बाकी शहरों में ट्रैफिक पे लगा रहे हैं। उनका मैं परसों देख रहा था, चाइनीज़ की रोबोस की एक मैराथन रेस हुई है, तो सिर्फ रोबोस भागे, तो 21 किलोमीटर ह्यूमन से फास्ट भागे हैं रोबोस चाइना में। तो उनकी दे आर नाउ रियलाइज कि जहाँ इंसान
की लॉस बहुत बड़ी चीज़ होगी। उसकी जगह अगर हम रोबोस को यूज़ करें तो उनकी जो सैटेलाइट्स हैं, वाइबो हो गया, उनसे इंटीग्रेट करके वो टेक्नोलॉजी को बहुत आगे लेके चले गए हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में वो कई चीज़ों में अमेरिका से आगे निकल गए हैं, रोबोटिक्स में कई चीज़ों से अमेरिका से आगे निकल गए हैं, स्पेस पे वो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। व्हीकल्स आप देखें, अब ये जो हॉर्मुज़ पे जो भी ब्लॉकेट चल रहा है उसका प्रभाव काफ़ी कम पड़ा चीन पे, क्योंकि उनकी करीब 20% गाड़ियाँ इलेक्ट्रिकल हो चुकी हैं। इट मीन्स 20% उनकी ऑयल की कंजम्पशन खत्म हो गई। हाँ। उनके पास 10 दिन की स्टोरेज कैपेसिटी थी। चीन ने पिछले 15 उन्होंने प्रीएम्प्ट किया। चीन के पास इस वक्त करीब 200 दिन का रिजर्व करने की क्षमता है। मीन्स अगर 6 महीने भी बाहर से तेल नहीं आया तो उन्होंने इतना स्टोरेज कर रखा है अलग अलग जगहों पे अपने देश में कि वो ऑयल प्रोवाइड कर सकते हैं। So it is all about anticipating. Yes, and And अभी आज pre-positioning टुडे yourself. मॉर्निंग आई वाज रीडिंग ट्रेन से थ्रू कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ईरान से चाइना ने अब ऑयल मंगाना शुरू। आप अमेरिका जितने मर्जी ब्लॉकेट लगा दे गल्फ ऑफ हॉर्मुज़ पे, कोई शिप आने नहीं देंगे। चाइना ने ईरान के साथ एग्रीमेंट करके अब बाई ट्रेन ऑयल मंगाना स्टार्ट कर दिया। So मैन फाइटर्स का इस्तेमाल कम होगा आने वाले समय में। इट्स ऑल गोइंग टू बी टेक एंड रोबोटिक्स, ऑटो मोड में। ऑटो मोड पे, एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड क्वांटम। आपके व्यूअर्स के लिए पूरी दुनिया अभी स्टेल्थ पे काम कर रही है कि स्टेल्थ जहाज़ बनाएंगे कि रडार पकड़ ना पाएँ। 5th जनरेशन 6th जनरेशन जिसको बात चल रही है, F-35 Su-57 क्या। द चाइनीज़ आर वर्किंग ऑन क्वांटम रडार्स। क्वांटम रडार्स ऐसे हैं कि वो अनकन्वेंशनली काम करेंगे। उसमें अगर कुछ भी चीज़ फिज़िकल है हवा में, आप चाहे रडार हो ना हो, कुछ भी चीज़ फिज़िकल है तो ये रडार उसको पकड़ लेगा। तो इट मीन्स आपकी जो क्वांटम की जो भी आपने चीज़ें बनाई हैं उसका कोई मतलब ही नहीं है। तो इस चीज़ों पे अब रिसर्च चल रही है। वो इंसान को इस जगह पे लेके जा रहे हैं कि आप टेक्नोलॉजी के बिना कुछ भी नहीं कर सकते। तो उसमें एरर के चांसेस, जैसे हमने 2019 में देखा कि अपने ही क्रू के ऊपर अगर हम डाल हमने देते आप हैं। बालाकोट की जो बात कर रहे हैं, हाँ, तो हर युद्ध में होता है। अभी आपने देखा होगा कुवैत में उन्होंने अपने ही 3 F-15 यूएस के मार गिराए। तो इसको फ्रेट्रिसाइड बोलते हैं। हर युद्ध में होता है। उसमें क्या रहता है कि देयर इज समथिंग कॉल्ड एज फॉग ऑफ वॉर। तो उस टाइम पे जितनी मर्जी ट्रेनिंग दी जाती है उसके बावजूद भी एक आध दो ऐसे इंसिडेंट हो जाते हैं हर युद्ध में कि आदमी गलत आइडेंटिफाई करता है टारगेट्स को, एंड उसको एनिमी का मान के। मैं पढ़ रहा था कि ईरानियन F-5 एयरक्राफ्ट स्नीक इन करके कुवैत के ऊपर चला गया। उसको चेज करने के लिए 3 F-15 वहाँ से उड़े। उनको कुवैती रडार्स ने ईरानियन एयरक्राफ्ट समझ के शूट डाउन कर दिया, जबकि वो थे अमेरिकन। तो ये पहली बारी है कि F-15 हवा में गिराए गए हैं जब से बने हैं, करीब 50 साल से। तो बट ये जो चीज़ें रहती हैं, पाकिस्तान में ऑप सिंदूर में भी हमने, सॉरी बालाकोट में भी हमने देखा कि उन्होंने अपने ही कुछ जहाज़ों गिरा। अभी भी ऑप सिंदूर में भी मैं पढ़ रहा था कि उनकी मिसाइल्स ने उन्हीं के कुछ जहाज़ों को टारगेट कर दिया गलती से। ये होता है। और ओनली चीज़ ये है कि हमारे देश में इस चीज़ को बहुत बढ़ा चढ़ा के वो है। बिकॉज़ ह्यूमन लाइफ की हम ह्यूमन नहीं है। इट इज़ अब आप फुटबॉल मैच खेले, अब आप पे कितने गोल हुए, अगर ये चर्चा का विषय रहे पूरी डिस्कशन का, हमने आप पे 4 गोल कर दिए, हमने आप पे 4 गोल, बट आप एक्चुअली 6-4 से हारे हैं, उसके बारे में कोई बात नहीं करेगा। बट हमने आप पे 4 गोल, तो ये आपके हमने इतने एयरक्राफ्ट डाउन किए, ये जो एक नरेटिव ऑप सिंदूर के बाद स्टार्ट हुआ था। सो मैनी प्रेसिडेंट ट्रंप ने कई बारी बोला, पूरे वेस्टर्न मीडिया ने बोला, अल जजीरा ने बोला, CNN ने बोला, फॉक्स न्यूज़ ने बोला, BBC ने बोला। हमारे CDS सिंगापुर गए तो वहाँ पे भी जर्नलिस्ट ने पूछा हाउ मेनी एयरक्राफ्ट गॉट शॉट डाउन। ये जो एक नरेटिव है, इसको आई टेक इट एज अ पार्ट ऑफ इंफॉर्मेशन वॉरफेयर। अभी अमेरिका ने इतने जहाज खोए, किसी ऑपोजिशन वाले ने उनके कंट्री में पूछा है कितने गए हैं, क्यों गंवाए हैं?
हमारे को बताइए, पार्लियामेंट में बताइए हमारे कितने MQ-9 रीपर ड्रोन्स गए हैं। एक की कीमत $30 बिलियन है एक ड्रोन की। ये इतने हाई एंड हैं और करीब 20-25 तो उनके नष्ट हुए हैं। ठीक है, उनके उस रात जो उन्होंने अपना पायलट इवैक्यूएट किया 3 अप्रैल को, उस रात दो C-130 F-15 एक A-10 गिराया गया, उनके ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स गए। उस रात का लॉस इज $500 मिलियन। उस रात को अमेरिकन एसेट्स वर्थ $500 मिलियन वर लॉस्ट जस्ट टू इवैक्यूएट दैट पायलट। तो बट उनके यहाँ कोई मीडिया में खड़े होके उसमें सवाल नहीं कर रहा। तो जो अपनी सेना को समझते हैं, अपनी सेना के साथ खड़े होते हैं, उनका मनोबल बढ़ाते हैं, दे आर डूइंग अ गुड सर्विस टू द नेशन। बाकी तो एक्सटर्नल कंट्रीज के प्रेशर में, बिकॉज मैंने आपको शुरू में बोला पॉडकास्ट के, द होल एम इज टू अंडरमाइन इंडिया, टू अंडरमाइन हमारी ग्रोथ किसी को पसंद नहीं है। तो उसके लिए कुछ जो बाहर की एंटिटीज़ हैं, बॉडीज़ हैं, डीप स्टेट हैं, उनके जो फंक्शनरीज़ हैं हमारे भारत में, चाहे वो कुछ मीडिया हाउसेस में हों, चाहे वो कुछ थिंक टैंक्स में हों, चाहे वो ऑपोजिशन में हों, चाहे वो मिल के एक नरेटिव ऐसा बुनना स्टार्ट करते हैं हर प्लेटफॉर्म पे कि आपको आपकी सेना के प्रति ऐसी जानकारी देते हैं कि आप में थोड़ा सा भ्रम पैदा हो, आप में थोड़ा सा वो हो। एंड दिस इज़ बाय डिज़ाइन, दिस इज़ डन सो एज टू नॉट हैव दैट high image and you undermine your own country's armed forces. So this is by design. So what changes will Sudarshan Chakra bring in? सुदर्शन चक्र में जितने भी भारत की इक्विपमेंट है, हमारे पास कुछ 1970 की भी गन्स हैं। L-70 गन्स हो गई, ZU-23 हो गई, शिल्का हो गई, पिचोरा हो गई एयरफोर्स की। नई जो वेपन्स बनाए हैं वो उसमें आकाश मिसाइल्स हैं। तो ये सारी चीज़ों को इंटीग्रेट करना मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ, ये जो क्षमता हमने बनाई है, इसको चाहे आप जुगाड़ कह लीजिए, इसको चाहे आप अडेप्टिंग कह लीजिए, ये जो क्षमता है ये भारत में है। और आपके माध्यम से मैं 2-3 जगह पहले भी कह चुका हूँ, मेरी समझ से ऑपरेशन सिंदूर का श्रेय 2 लोगों को जाता है बहुत ग्रेट एक्सटेंट तक, जो इस दुनिया में नहीं है। एक हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। उन्होंकी दूरदृष्टि से भारत ने अपना मिसाइल प्रोग्राम बनाना स्टार्ट किया। ठीक है, और वो मिसाइल्स हमारे को इस युद्ध में काम आई, आकाश जो भी है। दूसरा मैं उनको श्रेय देता हूँ, ये जो हमने ब्रह्मोस बनाई, उनकी विजन थी कि भारत ने रशिया के साथ एग्रीमेंट किया, भारत में ब्रह्मपुत्र और मॉस्को नदी को लेके ब्रह्मोस की जो मैन्युफैक्चरिंग की, ये सब अब्दुल कलाम का। दूसरे व्यक्ति जिनका बहुत बड़ा श्रेय है वो है डॉक्टर मनोहर पारिकर, जो भारत के रक्षा मंत्री थे। उन्होंने 2 बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिए जब वो रक्षा मंत्री थे। एक था S-400 खरीदने का। तो मुझे याद है उस टाइम पे पार्लियामेंट में खूब हल्ला हुआ कि 33 या 34 हज़ार करोड़ के आने थे, तो इसमें हम अस्पताल बना सकते हैं, हाईवे बना सकते हैं, ये बना सकते हैं। तो उन्होंने बोला कि नहीं, भारत की रक्षा के लिए ये चाहिए। तो आपका जो उत्तर है सुदर्शन चक्र का, उसका बहुत भारी कंपोनेंट इज़ S-400, और भारत 5 और ले रहा है अभी बैटरीज। तो ये जब आएंगी, ये सारी देश में जो एग्जिस्टिंग इक्विपमेंट है उसको, जो ये मॉडर्न इक्विपमेंट है उसको, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, कोस्ट गार्ड के राज को, सबको एक मिला के रखेंगे। तो भारत में कहीं पे भी आप बैठे होगे, आपको उस जगह की कहीं की भी पिक्चर आपके पास सामने दिख जाएगी कि हवा से क्या आ रहा है, क्या थ्रेट है, कितना डिस्टेंस है, उसके पास कौन सी गन है, उसके हमारे कौन सी मिसाइल उसको एंगेज कर सकती है, हमारे कौन से फाइटर्स उसको एंगेज कर सकते हैं, हमारे बेसिस। और मिलिट्री नहीं है ये, सुदर्शन चक्र इसको कंप्लीट, जैसे रिलायंस की रिफाइनरी है। जब आसिम मुनीर का ट्वीट आया था ऑपरेशन सिंदूर के बाद, ही हैड टैग्ड मुकेश अंबानी ऑयल को लेके, तो ही इज बेसिकली हिंटिंग कि योर रिफाइनरी इज ऑल्सो आर टारगेट। तो इट इज़ नॉट, तो भारत के जितने स्ट्रेटजिक एसेट्स हैं, चाहे वो पावर प्लांट्स हैं, डैम्स हैं, न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ हैं, रिफाइनरीज हैं, स्टोरेजेस हैं, हमारे मेन स्पेस बेस्ड है, ये सारे के सारे डिफेंड होंगे।
So it will be like a dome. It will be like a dome. So this is in short what is Sudarshan Chakra. और प्रोजेक्ट कुशा के तहत हम क्या करें? Project Kusha is like S400 only. उसका छोटा भाई है akin to S300. ये हम भारत अपना खुद बना रहा है DRDO. तो उसके अंदर 3 भाग हैं. एक रडार रहेगा, वो ट्रैक करेगा करीब 600-700 किलोमीटर से, और उसकी पकड़ आ जाती है करीब 400-500 किलोमीटर से. उसके बाद वो ऑटोमेटिकली बताता है कि ये हम एंगेज कर सकते हैं, नहीं एंगेज कर सकते हैं, और अगर कर सकते हैं तो कौन सी मिसाइल इसके लिए जाए. तो 3 भाग में होता है. एक डिटेक्ट करता है, एक ट्रैक करता है, और एक एंगेज करता है. तो ये 3 अलग माउंटेड चीज़ें रहती हैं गाड़ियों पे ही. तो ये कहीं पे भी डिप्लॉय हो सकता है. ऐसे नहीं है. पुराने ज़माने में रडार हम एक जगह ज़मीन में बांध देते थे, पहाड़ी के ऊपर या किसी हाइट के ऊपर, बट आजकल ये मोबाइल हैं सारी चीज़ें. तो ये प्रोजेक्ट कुशा यही है, DRDO ही जो बना रही है. आपने बरसों देश सेवा में लगाया. जब आपने पहली बार यूनिफॉर्म पहना तो उसका मतलब क्या था सर? मैं एक मिलिट्री परिवार से संबंध रखता हूँ. मेरे फादर एयरफोर्स में थे, तो बचपन से ही मैं फादर को छोटे से ही देखता आया हूँ. रोज़ शाम अपनी वर्दी लगाते थे. एंड एज ए चाइल्ड आई यूज्ड टू हेल्प हिम मैनी अ टाइम्स. उसका वो रिबन लगाने में, नेम प्लेट लगाने में, उनकी एपलेट्स लगाने के लिए. Many a days as a child I used to help him polish his shoes, keep it. That fascination was there, and then my father put me in a military school. I studied in a military school. So I was wearing uniform from class 4th. And when I joined NDA in 1982, it was like a part of life. But जो आपका specific question है, the real elation came when we became an officer in 85. When you get commissioned, when you get your own wings, when you get a rank on your shoulders, that feeling is eternal. And आपके माध्यम से जो बच्चे एयरफोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, आई लाइक टू कन्वे कि बेटा 5.5 से 6 लाख बच्चे हर साल एयरफोर्स पायलट बनना चाहते हैं. 6.5 लाख बच्चे. NDA की वैकेंसीज आर ओनली 400. उसके अंदर जो एयरफोर्स की वैकेंसीज हैं, दे आर ओनली 80. तो वो 6.5 लाख बच्चों में 80 का सिलेक्शन होना है. उसमें से करीब 80% की फर्स्ट चॉइस एयरफोर्स है. उसमें से सिर्फ 80 बच्चे ही चुने जाएंगे, और उस 80 में से भी बाकी डायरेक्ट आते हैं. कोई एफकैट के थ्रू आता है, कोई CDS के थ्रू आता है. हर बैच में करीब 100 बच्चे होते हैं जो पायलट एयरफोर्स एकेडमी में बनने आते हैं. उसमें से करीब 60-70 ही बनते हैं. बाकी किसी न किसी कारण से नहीं बढ़ पाते. कोई मेडिकली डाउन हो जाता है, किसी में उतनी स्किल, अनलाइक सिविल, जैसे आप एसोसिएटेड हैं सिविल एविएशन से. सिविल में क्या है कि आप अगर पायलट बनना चाहते हैं, आप पैसे देते रहिए, आप और उड़ते रहिए, एक दिन तो आप सीख ही जाएंगे. एयरफोर्स में ऐसा नहीं है. एयरफोर्स में आपको 10 घंटे दिए जाते हैं आपको सोलो जाने के लिए. इट मीन्स आप अकेले उस जहाज़ को स्टार्ट करेंगे, उसको हवा में लेके जाएंगे, और उसको उड़ा के ला के लैंड करेंगे अकेले, नोबडी एल्स. उसको सोलो चेक बोलते हैं, सोलो. उसके लिए उस बच्चे को सिर्फ 10 घंटे की फ्लाइंग मिलती है. अगर उस स्टेज तक वो अपने आप कर पाता है, और उसकी तैयारी के लिए उसको 18 ग्राउंड स्विक्स पढ़ने पड़ते हैं. उसको जहाज़ के सारे सिस्टम्स आने चाहिए, उसको मैनूवर्स आने चाहिए, उसको सारी एमरजेंसीज आनी चाहिए, क्योंकि वो अकेला है जहाज़ में. उसको एक्शन आने चाहिए कि अगर इंजन फेलियर हो जाए, फायर हो जाए, हाइड्रोलिक फेलियर हो जाए, न्यूमेटिक फेलियर, कुछ भी हो जाए, मेरा अंडर कैरेज एक ऊपर फंस जाए, उसके सारे एक्शंस उसको आने चाहिए, क्योंकि वो अकेला है. इजेक्ट करना पड़े, उसको इजेक्शन आनी चाहिए. वो उसके साथ साथ उसकी PT परेड गेम्स चल रही है, उसके साथ साथ उसकी BTech चल रही है, उसके साथ साथ उसको फ्लाइंग करनी है, एरोबेटिक्स करनी है, उसके साथ साथ उसको पढ़ना है. ये जो फेज़ है, ये बहुत कम लोग समझते हैं कि वो कितने प्रेशर. जब मैंने एयरफोर्स एकेडमी कमांड की, एंड बच्चों के साथ व्हेन यू नो स्टार्ट फ्लाइंग, स्टार्ट एंगेजिंग विद देम,
हमारे को you relive your own days because when you are going through that grind पता नहीं चलता है, but it is a very tough phase for all the children who will watch this podcast. It is not. आप तो इंडिया के बॉस भी रहे हाँ, थे, इंडिया का भी खड़गवासला बॉस में। रहा, हाँ, तो it is a very tough phase. It is a very tough लेकिन phase. सर वो जो 80 बनते हैं, मतलब ये मैं बच्चों के लिहाज से सवाल पूछ रही हूँ जो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं कि किसी तरह वो एयरफोर्स में एंट्री मार सकें, लेकिन जो 80 बच्चे वहाँ पहुँचते हैं उनमें वो क्या अलग होता है कि वहाँ पहुँचते हैं? जुनून जो है इंसान, मैं आपके माध्यम से एक उदाहरण देता हूँ छोटा सा। कोई मिलिट्री की 1000 एग्जाम्पल मैं दे सकता हूँ, मैं एक सिविल की एग्जाम्पल देता हूँ आपको। ऋषभ पंत का 30 दिसंबर 2022 को एक एक्सीडेंट में पैर कटने के कगार पे था, उसका बचना मुश्किल था। उसको आईसीयू में लेके गए, उसके ऊपर 12 सर्जरीज हुई, उसकी ग्राफ्टिंग हुई, उसके पैर में रॉड डली। उसके बाद वो 3-4 महीने के बाद क्रच से चलना स्टार्ट किया हॉस्पिटल में। डिटर्मिनेशन, विल पावर, ग्रिट, जो जुनून है, मैं आपसे उसका, आपने जो पूछा उसका उत्तर एक उदाहरण के तौर पे देता हूँ। उस व्यक्ति ने लड़खड़ा के चलना स्टार्ट किया, 12 से 14 घंटा फिजियोथेरेपी की। अगस्त 2023 में वो बैटिंग की और मैट प्रैक्टिस कर रहा था। अक्टूबर 2023 में वो रणजी खेला। दिसंबर 2023 में वो इंडियन टीम के लिए नेचुरली सिलेक्ट हुआ और 2024 में उसने वर्ल्ड कप उठाया। ये जो जज्बा है कि मुझे कुछ करना है, मैं जिसका पैर कटने के कगार पे था, जिसको डॉक्टर ने बोला कि अब आप क्रिकेट तो भूल जाओ, आप जीवित रह गए, वो भी कहें, वो 15 महीने के अंदर वर्ल्ड कप उठाता है हाथ में। ये जो जुनून है, ये आपके अंदर होना आवश्यकता है, क्योंकि अगर आप सोचते हैं कि इट्स अ पीस ऑफ केक, सरल है, वो भी, इसके लिए आपको मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, नाइट, यू हैव टू जस्ट थिंक कि मुझे। आई इंडक्टेड द फर्स्ट बैच ऑफ गर्ल्स इन एनडीए जब मैं कमांडेंट था 2022 में। तो वो जो बच्चे आ रहे हैं, मेरी बेटी खुद एयरफोर्स में है, हाँ, मेरा बेटा नेवी में है, तो ये जो पीढ़ी आ रही है, इनमें बहुत जज्बा है कुछ देश के लिए करने के लिए। दे आर सो मोटिवेटेड। आप इतनी अवेयरनेस है जितनी हम में नहीं थी जब, क्योंकि उस टाइम तो माध्यम ही नहीं थे। एक अखबार आती थी, उससे जो हमारा रिजल्ट भी अखबार में आता था उन दिनों, तो कोई और माध्यम था नहीं। बट ये जो पीढ़ी है, इनको गाइड करने वाले लोग चाहिए, इनको सही दिशा बताने वाले लोग चाहिए, इनको जो लोग हैं जो इस दौर से गुजरे हैं उनके साथ समय बिताना पड़ेगा टू अंडरस्टैंड कि अगर इनको यहाँ तक पहुँचना है तो क्या करना चाहिए। So in the selection process, what is the most important thing? Skill, physical strength, mental आप strength? पायलट के लिए कह रहे हैं? हाँ, एनडीए में? हाँ, एनडीए। देखिए, एनडीए की परीक्षा जो होती है वो यूपीएससी कंडक्ट करती है। उसके अंदर 2 पेपर होते हैं, वो आप, मतलब आपने सब, इनको बच्चों को पता होगा। और उसमें मेनली एप्लीकेशन का, मैथ्स थोड़ा सा कठिन रहता है। मैथ्स इज़ नॉट सिंपल बिकॉज दे आर लुकिंग एट योर एबिलिटी टू comprehend, apply and then give the answers. It is not simple. 1 + 1 2 नहीं पूछेंगे, है ना? तो वो बोलेंगे कि ऐसा कौन सा नंबर है जो कि एक प्राइम नंबर है जिसको हम ऐसा कर देंगे, और वो ऐसा है जिसमें 20 को 10 से डिवाइड करेंगे, वो उत्तर क्या है, तो उसका उत्तर 1 होगा। तो अब सीधा 1 + 1 2 नहीं पूछेंगे, उसको ऐसे पूछेंगे। तो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और उसमें नेगेटिव मार्किंग होती है एनडीए के परीक्षा में। तो अगर आपको आता है तभी आप लिखिए, नहीं तो आपके नंबर कट जाते हैं। तो ये एक दूसरे। उसके बाद ये तो कुछ शायद मुझे याद है 2 या 2,500 बच्चे रिटर्न पास कर लेते हैं। ये फर्स्ट लेवल ऑफ सिलेक्शन। हाँ, मतलब 6 लाख बच्चों में से सिर्फ 2,500 के करीब ही पास करते हैं। उसके बाद ये 2,500-3 हज़ार बच्चे में से वो जाते हैं इंटरव्यू के लिए, एसएसबी के लिए। वो ये देखते हैं उसके अंदर कि आप में ऑफिसर बनने की क्षमता है कि नहीं है, और ये किसी और प्रोफेशन में नहीं देखा जाता। आपकी अपॉइंटमेंट किसी भी प्रोफेशन में 1 इंटरव्यू, 2 इंटरव्यू में हो जाएगी, 3 इंटरव्यू में हो जाएगी।
बट अगर आपको आर्म फोर्सेस में ऑफिसर बनना है तो आपको 5 दिन एक अलग जगह में रखा जाता है, जहाँ पे आपको सुबह से रात तक ग्रिल किया जाता है, मॉनिटर किया जाता है, आपको आपकी हर एक्टिविटी को क्लोजली स्क्रूटनाइज किया जाता है. नॉट यू, देयर आर अबाउट 20 odd people who are watching you at all times. उसके बाद वो आप में एक क्वालिटी देख रहे हैं, दैट क्वालिटी ऑफ लीडरशिप. आपकी इंग्लिश इतनी अच्छी हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. आप रस्सी लेके ऊपर चढ़ सकते हो, बल्ली पे नहीं चढ़ सकते. लोगों को ऐसा लगता है कि मैं अगर रस्सी दौड़ गया या मैं चढ़ गया वो तो मैं सेलेक्ट हो जाऊंगा. उसका उतना प्रभाव नहीं है. आप अच्छी इंग्लिश बोल पाते हो, उसका प्रभाव नहीं है. दे आर लुकिंग एट अ पर्सन जो जेन्युइनली देश हित में काम करना चाहता है, जिसके अंदर वो जज्बा है अपने. बट कई बार लोग फेक करते हैं. हाँ, वो उनके पास मैकेनिज्म्स हैं पता लगाने के, उनके पास प्रश्न हैं. जब वो बोलते हैं प्लीज़ टेल मी अबाउट योर फ्रेंड्स, एक उदाहरण दिया. अब एसएसबी में पूछा आपसे इंटरव्यू में, आप अपने दोस्तों के बारे में बताइए. वो आपको इवेल्युएट कर रहे हैं, वो आपको इवेल्युएट कर रहे हैं कि आपके क्या सर्कल है, आपकी क्या प्रायोरिटीज़ हैं, उसी में पूछेंगे. तो फिर आप कहाँ कहाँ जाते हैं दोस्तों के साथ घूमने. फिर वो आपसे एक ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे, तो अब आपके 3 दोस्त शराब पीते हैं तो आपको ऑफ़र तो करते ही होंगे. अगर आप बोलो कि नहीं पीते हैं और वो है, तो वो उस तरह से तो ये सारे ट्रेंड साइकोलॉजिस्ट होते हैं जो कि आपको आपके कंफर्ट जोन से बाहर निकाल के लाते हैं और फिर आपकी असली पर्सनैलिटी को टेस्ट करते हैं. और वो एक चीज़ देख रहे हैं आप में कि आप में मेन को लीड करने की ये जो क्वालिटी है, टू लीड योर मेन टू डेथ इन केस ऑफ अ रिक्वायरमेंट, ये किसी और प्रोफेशन में नहीं चाहिए. बिल्कुल. जब जो सलारिया हैं या विक्रम बत्रा है, जब वो 25 आदमी को बोल रहा है कि मेरे साथ चढ़ो पहाड़ी पे कारगिल युद्ध में, वो सबको 25 को पता है कि हम वापस नहीं आएंगे, इसको भी पता है कि शायद मैं वापस नहीं आऊँगा. ये क्या चीज़ है कि वो उसको फॉलो करते हैं? वो क्या चीज़ है कि जिससे वो कहते हैं कि मैं खुशी खुशी देश के लिए प्राण न्यौछावर कर दूँ? लोग तो कचरा भी कूड़ेदानी में नहीं फेंकते, देश के लिए तो मरना बहुत दूर की बात है. ये क्या भाव है? ये जो भाव है वो चीज़ वो आप में खोज रहे हैं. और अगर उनको देखी जाती है तो वो कहते हैं बाकी सब चीज़ें सिखाई जा सकती हैं. आपको इंग्लिश सिखाई जा सकती है, आपको फायरिंग सिखाई जा सकती है. ये जो क्वालिटी है, टू बी रेडी टू एडजस्ट, अडेप्ट, मैलिएबल, who can be a part of any group and given a responsibility can lead his people. ये जो 4-5 कॉम्बिनेशन है, अगर वो किसी में दिख गए तो वो उसको ले लेते हैं. उसके बाद नेक्स्ट फेज आता है मेडिकल्स का. आपको पता ही होगा मेडिकल सबसे कठिन होते हैं एयरफोर्स के, और उसमें बहुत सारे बच्चे बोर्ड आउट हो जाते हैं. ले दे के अंत में करीब 600-700 बच्चे बचते हैं जिसकी मेरिट बनती है. जिन्होंने रिटर्न भी पास किया है, जिन्होंने एसएसबी भी पास की है, जिन्होंने मेडिकल भी पास किया है. अब इसमें से वो आपको कॉल लेटर भेजते हैं. तो जो टॉप के 400-450 हैं, हमारे टाइम पे 300 थे, आजकल स्ट्रेंथ बढ़ गई है इंडिया की, तो 400-450 बच्चे ज्वाइन करते हैं. उसमें से अगर कोई ड्रॉप आउट हो जाते हैं या किसी कारणवश कुछ मेडिकल या कुछ ऐसी रहता है, तो जो स्टैंड बाय है उनको भेज देते हैं. तो और ऐसा नहीं है कि अगर आप पिछली बारी सिलेक्ट हो गए तो अगली बारी आप. तो ड्रॉप आउट आपने कहा सर, कई लोग तो वहाँ एकेडमी से भाग भी जाते हैं. अब भाग जाते हैं क्योंकि वो दे कैन नेवर इमेजिन के 4-5 बजे उठ के रोज आपको रोज का 10 किलोमीटर दौड़ना, बाल उड़वाना और रस्सी चढ़ना, फ्रंट रोल करना, और उसमें राइडिंग भी है, उसमें स्विमिंग भी है, उसमें आपकी एकेडमिक से आपकी इंजीनियरिंग कराते हैं. बहुत ज़्यादा पढ़ाई है वहाँ पे. आपको हर चीज़ में निपुण करते हैं. आपको 10 मीटर बोर्ड से भी जंप कराएंगे, आपको बंदूक चलानी भी सिखाएंगे, आपको जंगल में भी ठहराना सिखाएंगे, आपसे पीटी परेड, आप हैंड स्प्रिंग भी करेंगे, आप हॉर्स पे भी जंप करेंगे, हर चीज करना. So why drills sir? ये drills जो होते हैं, why this inculcates discipline. See, leadership में 3 भाग होते हैं. आप एक रॉ प्रोडक्ट को लेके आए बाहर से, उसको आपको एक ऑफिसर बनाने के, लीडर बनाने के लिए शेप देनी पड़ती है. अब आप देखिए, जब जनरल बिपिन रावत का निधन हुआ
तो जब जनरल बिपिन रावत का दिसंबर 2021 में जब निधन हुआ, तो वो उनका जब पार्थिव शरीर लेके जा रहे थे, मैं टीवी पे देख रहा था, उनकी शव यात्रा में लाखों लोग उनके पीछे चल रहे थे। क्यों चल रहे थे? ना तो वो आर्मी में थे, ना वो पॉलिटिशियन नहीं है वो, ना तो बिपिन रावत ने इनके जीवन में कोई योगदान दिया जो पीछे चल रहे हैं, ना इनके चलने से पीछे आर्मी का कोई भला होगा। मिस्टर रतन टाटा की डेथ हुई, उनके पार्थिव शरीर के पीछे क्यों चल रहे हैं? दे डोंट नो टाटा, बट दे आर वॉकिंग बिहाइंड एवरेज। दिस इज लीडरशिप इन द माइंड। अगर आदमी किसी को अपना लीडर मान लेता है, वो उसके पीछे उसकी हर बात मानने को तैयार है, और अपने आप को उस, ये जो भाव है ये मिलिट्री में सिखाया जाता है। उसके लिए जो पहले 6 महीने हैं, उसकी आपकी सारी आइडेंटिटी ख़त्म कर देते हैं। आप कुछ भी हों, चाहे आप राजा के बेटे हों, चाहे वो रंक के बेटे हों, सब बराबर हैं, और आपको एक मापदंड पे उतार के लेके आते हैं विद नो आइडेंटिटी। इन 6 months of military training, when you reach any academy, you forget your basics and you are brought onto a common platform. You start thinking, behaving, talking and acting in the same manner, and then this product is defined, refined, and when you pass out after 3 years, there are 3 things I was just mentioning. What a leader is made here in the academy. Second part is what a leader knows. During your phase of military life, you go through various courses, training, exercises. That part is what a leader knows. What a leader is made in the academy. What a leader knows is made in the initial years. And last is what a leader does. So it is, sometimes you have to do a managerial kind of role in the staff in headquarters, and sometimes you have to actually be on the ground leading your people. So ये जो switch है, what a leader does, ये आपको इस दिन के लिए तैयार कर रहे हैं कि मतलब कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन। Yes, 3 yes. साल में आप खुद को पहचान आप इतनी दूर क्यों जा रहे हैं? आप आपके घर में देख लीजिए, आपके परिवार में देख लीजिए, आपके ऑडियंस से मैं कहता हूँ, आपके घर में 2 बच्चे हैं, एक बच्चा एनसीसी ज्वाइन करता है, दूसरा बच्चा एनसीसी नहीं ज्वाइन करता किसी कारणवश से, एक ही घर में रहते हैं। जो बच्चा एनसीसी ज्वाइन कर लिया, जिसने वर्दी डाल ली, चाहे स्कूल में या कॉलेज में, उसका उठना, बैठना, चलना फिरना, ऑनेस्टी, लॉयल्टी, इंटीग्रिटी, पंक्चुअलिटी, टर्नआउट, मैनर्स सब चेंज हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? उस एनसीसी वर्दी, आप जब तक स्कूल में हैं आप यूनिफॉर्म डाल रहे हैं, जिस दिन आप कॉलेज गए आपकी यूनिफॉर्म हट गई, आपका डिसिप्लिन खत्म हो गया। ये वही इंसान है। द यूनिफॉर्म इज सो एसेंशियल in promoting these things, and that is why when anybody who wears uniform starts to think and behave in a particular manner, and that comes naturally in my opinion. Sir, being a pilot, what does the family go through of a family of a warrior which nobody else, we don't see, we don't understand, we don't realize? बहुत ही कठिन, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। एक बहुत ही कठिन दौर से गुजरती है फैमिली। मेरी ही करीब 27 ट्रांसफ़र हुई हैं। 27? हाँ, 40 साल में। और विवाहित जीवन के बाद में भी 20-22 ट्रांसफ़र हुई हैं। अब आपकी वाइफ हर 1-2 साल में पूरा घर बंद करना, सारा सामान पैक करना है, उसको ट्रक में डालना है और नई जगह जाना है। वहाँ पे कभी आपको 1 कमरा मिलेगा, कभी 2 कमरे मिलेंगे। बच्चों की नए स्कूल में एडमिशन करानी है, नया गैस कनेक्शन लेना है, नया टाटा स्काई का कनेक्शन लेना है, हर चीज़ नई लेनी है। और हम उस दौर की बात कर रहे हैं कि उन दिनों तो बैंक ट्रांसफ़र भी नहीं होते थे। नया बैंक अकाउंट खोलना है, नया हर चीज़ खोलना है, वहाँ इस्टेब्लिश करना है। ये तो हो गया पर्सनल। उसके बाद एज यू ग्रो, आपकी ऑर्गेनाइजेशन के प्रति लेडीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो जाती हैं। आप एज एन ऑफिसर्स वाइफ, आपके जो
मेन हैं, जो जवान हैं, एयरमैन हैं, सेलर्स हैं, उनकी जो फैमिली प्रॉब्लम्स हैं, दैट यू आर सपोज टू हेल्प देम विथ, कि उनकी एजुकेशन में, उनके बच्चों की एजुकेशन में, उनकी जैसे हैंडीक्राफ्ट की कुछ क्लासेस हैं, कुछ मेन की लेडी स्टिचिंग सीखना चाहती हैं, कोई सोइंग सीखना चाहती हैं, कोई निटिंग सीखना चाहती हैं, इनकी बाकायदा, और उनके कुछ वेंचर्स को प्रमोट करती हैं लेडीज़ कि वो अपने पैरों पे खड़े हो सकें। तो कहीं ना कहीं सर्विसेज में ये रहता है कि जो मेन एंड जवान की लेडीज़ हैं, दे शुड बी सेल्फ, बिकॉज मोस्ट ऑफ देम कम फ्रॉम दैट बैकग्राउंड, रूरल बैकग्राउंड, दे आर नॉट एक्सपोज टू दिस वे ऑफ लाइफ। तो एक वो माध्यम रहता है। दूसरा, इन्हीं फोरम से स्कूल्स को, हैंडीकैप्ड बच्चों की संस्थाओं को, ऑर्फनेजेस को ये सपोर्ट करते हैं। एंड ये जो चैरिटी का काम होता है स्टेशन में, वो भी ये लेडीज़ करती हैं। जैसे किसी हॉस्पिटल को अडॉप्ट कर लिया, तो ये महीने में 2 दिन जाके वहाँ साफ़ सफाई करेंगी, श्रमदान लेडीज़ करती हैं, वार्ड वगैरह करेंगी, साफ़ सफाई करेंगी, कैंसर पेशेंट्स के साथ बात करेंगी। लाइक माई वाइफ वॉज हेयर, सो twice a month she used to go to various wards in R&R hospital. आप पूछते हैं इनका क्या इनका बहुत योगदान रहता है। उसके बाद दे कम एंड गिव अ फीडबैक, दैट फीडबैक रीचेज थ्रू इंडिपेंडेंट सोर्सेज टू द टॉप पर्सन। डॉक्टर्स वो चीज़ें नहीं बता पाते जो पेशेंट्स खुल के इनको बता पाते हैं। तो देयर इज़ अ मैकेनिज्म बाय विच दिस फीडबैक रीचेज द कंसर्न फैमिली है, सुख में, दुख में। और मैंने आपसे अभी उदाहरण दिया था कि वो किस लिए आपको फॉलो कर रहा है। उसको ये पता है कि अगर मुझे कुछ हो गया तो ये जो मेरे लोग हैं, मेरे जाने के बाद मेरी वाइफ को, मेरे बच्चों को, मेरे परिवार को जीवन भर हेल्प करेंगे और सपोर्ट करेंगे। एंड देयर इज़ समबडी हु विल टेक केयर ऑफ माई नेक्स्ट ऑफ किन इफ़ आई एम नॉट देयर। ये जो भाव है, ये सबसे बड़ा भाव है मिलिट्री का, जो कि एनश्राइन होता है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। एंड वो आदमी अपनी यूनिट, रेजिमेंट, बटालियन, स्क्वाड्रन के लिए कुछ भी करने को तैयार है, क्योंकि उसको पता है कि हम एक परिवार हैं। एंड वी ऑल मीट, मतलब सुख में, दुख में, एक परिवार है। इट इज़ जैसे, और इतनी रिमोट जगहों पे रहते हैं, आसाम में, कच्छ में, जम्मू एंड कश्मीर में, उन कई, और उन दिनों में तो 80s 90s में तो चीज़ें ही नहीं मिलती थी। मतलब दूसरे शहर से बस से आती थी। जब हम एयरफोर्स एकेडमी में इंस्ट्रक्टर्स थे पहले एज ए कैडेट, डोंडीगल जहाँ पे एकेडमी है वो करीब 45 किलोमीटर दूर है शहर से। 3 दिन में बस चलती थी बस। हमारे पास वो थी नहीं, कुछ गाड़ियाँ वाड़ियाँ नहीं थी, कार्स तो होती नहीं थी उन दिनों में। आई एम टॉकिंग ऑफ 80s। और 2 व्हीलर्स बना थे क्योंकि कुछ लोगों का एक्सीडेंट हो गया था। 2 व्हीलर पे जा नहीं सकते थे, कार होती नहीं थी। एक 3 शटल लगते थे बस के, उस 45 किलोमीटर में एकेडमी से हैदराबाद शहर एंड वापस। तो कुछ भी चाहिए होता था तो उस बस से आता था। सब्जी उस बस से आती थी, अखबार उस बस से आते थे, सब्जी से। अब आपको मतलब जो उस दिन की अखबार है वो 1:30 बजे दोपहर को मिल रही है, वो भी हैदराबाद जैसे शहर में। तो ये जो चैलेंजेस हैं ये है, बट इट बाइंड्स यू एंड फॉर लाइफ यू आर टुगेदर। एक हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा यंगस्टर्स में आजकल समस्या आती है डिप्रेशन की, फिर हमारे सोशल मीडिया की आदत इतनी हो गई है, गेमिंग की आदत इतनी हो गई है। सो ये जो एक फीलिंग है देशभक्ति की, उस जज्बे की, उससे क्या हम अलग हो रहे हैं और कैसे हम खुद को मोटिवेट करें? मैं आपके माध्यम से कहानी सुनाना चाहता हूँ। ये पिछले साल की है। इसमें एक अमेरिका में, कैलिफोर्निया में एक बच्चा था, उसको कुछ बाउल की प्रॉब्लम हुई। उसके पेरेंट्स ने उसको स्कूल से परमिशन लेके घर पे पढ़ाई की अनुमति दिलवा दी। और वो बच्चा का सबसे अच्छा दोस्त चैट जीपीटी बन गया। वो बच्चा हर प्रश्न चैट जीपीटी से पूछता था। वो बच्चा दिन का कोई भी कार्य चैट जीपीटी से बिना सलाह किए नहीं करने लग गया। एक ऐसी स्टेज आई कुछ महीने के बाद, वो बच्चा डिप्रेशन में चला गया। वो बच्चा बाहर किसी से मिलना ही नहीं चाहता था। वो बच्चा धीरे धीरे इनवर्ड हो गया और एक ऐसी स्टेज आई कुछ महीनों के बाद, दैट चाइल्ड वांटेड टू कमिट सुसाइड।
उस बच्चे ने चैट जीपीटी से पूछा कि मुझे सुसाइड करना है, मुझे आप तरीके बताइए। तो चैट जीपीटी ने उसको तरीके बताए मरने के। उसके बाद उसने डिसाइड किया कि आई विल हैंग माई सेल्फ। तो बाज़ार से जाके वो बच्चा रस्सी लेके आया, उसने चैट जीपीटी को दिखाया कि ये रस्सी ठीक है कि नहीं है। तो चैट जीपीटी ने उसको बोला कि नहीं, इससे थोड़ी बड़ी वाली लेके आ। तो वो लेके आया और अंत में लटक गया। उसके पेरेंट्स ने चैट जीपीटी को सू कर दिया। आप गूगल कीजिए आपको। मैं इस उदाहरण के माध्यम से बच्चों को ये बताना चाहता हूँ कि ये जितनी भी सोशल मीडिया की चीज़ें हैं, ये एक एल्गोरिदम बेस्ड मैकेनिज़्म से चलती हैं। आपको फ्री में इस दुनिया में कुछ भी नहीं देना चाहेगा कोई भी। अगर आपको फ्री इंटरनेट मिल रहा है, तकरीबन फ्री, और अगर आपको फ्री में ये सारे ऐप्स मिल रहे हैं, आप कुछ भी चीज़ का प्रयोग कीजिए, आप एक मेन चीज़ है उसके अंदर। तो वो आप एक अपने जो जीवन है, जब हम छोटे थे तो हमारे सर्कल करीब 20-25 लोगों का था। आपको भी अगर याद हो तो भाई बहन, कुछ मित्र, पेरेंट्स एंड कुछ क्लोज रिश्तेदार, टीचर्स एंड बाकी स्कूल का स्टाफ। ये करीब 20-25 लोगों में हमारा पूरा जीवन निकल जाता था। आज की डेट में भी वो 20-25 लोग हैं, बट आज की जो पीढ़ी है, इस 20-25 लोगों के अलावा बाकी जो 200-250 हैं, 25 लाख और हैं। हाँ, मैं तो थोड़ा ही बोले, सारी एनर्जी अपने जो अननोन फ्रेंड है, उसकी बिल्ली बीमार है, उसको दवाई देने के लिए उसको परेशानी है, वो आपके उसमें ज़्यादा माध्यम रखता है बनिस्बत आपकी दादी के पैर में पिछले 1 सप्ताह से जो दर्द हो रही है, उसको हॉस्पिटल लेके जाने के लिए आपके पास समय नहीं है। बट आप उसके लिए 2 घंटे पूरी दुनिया में रिसर्च करके उसको बताएंगे कि उस बिल्ली को कौन सी दवाई देनी है। ये जो फ़र्क आ गया है, वेयर इन यू आर वांटिंग टू एंगेज विद अननोन पीपल And you're seeking validation through likes. Yes. एंड दूसरी चीज़ मैं और आपको, बेटा, सबकॉन्शियसली योर जनरेशन इज़ नॉट एबल टू टेक फेलियर्स। आप अगर किसी ने आपको डांट दिया, खुदा न खास्ता किसी ने पिटाई लगा दी बड़े ने, या किसी ने आपको कुछ कह दिया जो आपको पसंद नहीं आएगा, पीपल आर टेकिंग एक्सट्रीम स्टेप्स। पबजी में हार गए, मैथ्स में फेल हो गए, उसका मुख्य कारण ये है कि आउटडोर गेम्स खेलनी छोड़ दी। आप गेम्स एंड स्पोर्ट्स आपको एक ऐसी चीज़ सिखाती हैं जो जीवन में कुछ और नहीं सिखाता, दैट इज़ द एबिलिटी टू लूज़ ग्रेसफुली। आपको लूजिंग जो इस पीढ़ी को है, और उसका एक मुख्य कारण ये है कि आपको इंस्टेंट डोपामाइन मिलता रहता है। आप नेटफ्लिक्स से ग्रोफर से कुछ मंगाते हैं, आप ब्लिंकिट से कुछ मंगाते हैं, विद इन 10 मिनट्स आ जाता है, विद इन 15। आपका माइंड सबकॉन्शियसली इज गेटिंग रिवॉर्डेड एंड दैट मेक्स यू बिलीव कि एवरीथिंग इज सो सिंपल। अगर आपने खीर मंगवाई है और खीर आपको 30 मिनट में, आपके 25 मिनट में आपके घर आ गई है, आपको लगता है कि खीर 20 मिनट में बन जाएगी, बट जब आपको खुद को खीर बनाने की बारी आएगी, आपको पता चलेगा इसमें 2 घंटे लगते हैं और इसमें बहुत मेहनत है। ये जो अंतर है टू रियलाइज, वो तो और की बात है कि ये कोल्ड स्टोरेज की बहुत दिन की पुरानी चीज़ आपको अनहाइजीनिक वेज में कई जगह पर रखी आपको दी जा रही है और आप उससे बहुत खुश हैं, जो आपकी इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन को और बढ़ाता है। आप किसी की मदद के लिए उतरेंगे, आप किसी सोसाइटी में चले जाइए, रेजिडेंशियल सोसाइटी में सारी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ हैं, सारी स्विमिंग पूल हैं, टेनिस कोर्ट्स हैं, बास्केटबॉल कोर्ट्स हैं, वॉकिंग ट्रैक्स हैं, देयर इज नोबडी प्लेइंग, कोई नहीं चल रहा, खाली है। हर कोई अपने डिवाइस को लेके घर के अंदर एयर कंडीशन, उसके मेहनत करने से हर कोई कतरा रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से हर कोई कतरा रहा है। यू विल फाइंड यंग जनरेशन नॉट गेटिंग मैरिड, नॉट वांटिंग टू मेक अ हाउस, नॉट वांटिंग टू बाई अ कार, नॉट हैविंग चिल्ड्रन, नॉट दिथिंग। अंडरलाइंग फैक्टर मेरी समझ से ये है, they are shirking from response. They are brilliant. This generation is outstanding. Too good. हमारे से 10 गुना अच्छी हैं. But only thing I feel is they are not spending time with the elders. They are not taking advice of their seniors. They are not taking
सो जो इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज है इनके पास बहुत है, बट वेयर दे लैक इन माई अप्रिसिएशन लिटिल बिट, वेयर दे कैन डू वेरी वेल is getting wisdom, and wisdom will only come, wisdom is passed from one generation to the other, so they will have to spend time with elders, they will have to find people who can guide them through this journey of life. So this is my so ये मेरे कुछ सुझाव हैं बच्चों के लिए. थैंक यू सो मच सर, हमारे कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू श्वेता, वेरी और जल्दी आपको एक बार फिर से बात करना चाहूंगी सर. थैंक यू. थैंक यू. बाय.